बेगानी शादी में अब्दुल्ला। देखिए, ज़मीर अहमद साहब मेरे बड़े भाई हैं। उनको पूरा हक़ है कि मेरे पर कोई भी मज़ाक करें। गलत इल्ज़ाम है, गलत इल्ज़ाम है। हर मसले का हल करने का एक तरीक़ा और वक्त होता है। मसलियतन उसको काम करना पड़ता है। और मैंने भी वो वीडियो देखा है। अब मेरे बड़े भाई हैं, उनका क्या मैं जवाब दूँ? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो कहा कि उस दिन वो नहीं थे बेंगलोर में, तो सबको मालूम है वो यहीं मौजूद थे। उनके राजीव गांधी हाउसिंग कॉरपोरेशन में उनकी मीटिंग थी। उनके ऑफिशियल बंगलों में उन्होंने बहुत सारे मखसूस शख्सियात को मुलाकात की। ये सब अब उनके सोशल मीडिया में भी है, सबको मालूम है कि देखिए 2022 में जब बीजेपी की हुकूमत थी, तब तक हिजाब पे कोई मसला नहीं था। कानूनी पेचीदगियाँ उसमें बहुत थी, तो उसमें थोड़ा ताख़ीर हुई है, उसको समझकर हल किया गया है। देखिए 2022 में जब बीजेपी की हुकूमत थी, तब तक हिजाब पे कोई मसला नहीं था। आज़ादी के बाद से और आज़ादी से पहले भी हमारी माँ बहनें हिजाब के साथ अपनी तालीम को हासिल करने का और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर करने का काम करते आ रही थी। लेकिन 2022 में जो बीजेपी का सर्कुलर आया, बीजेपी गवर्नमेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर आया कि हिजाब जो है वो किसी भी स्कूल और कॉलेज में कोई बच्ची नहीं पहन सकती। तो वहाँ से ये कंट्रोवर्सी या ये मसला शुरू हुआ और कोर्ट में पहुंचा, और कोर्ट में जो नतीजा हुआ हम जानते हैं, हमारे हक़ में नहीं था। लेकिन उसके बाद 23 में कांग्रेस की हुकूमत आ गई और 23 से फॉर्मल ऑर्डर तो अभी परसों हाल ही में आया, लेकिन 23 के बाद जब हुकूमत बदल गई तब ये मसला उतना सीरियसली नहीं लिया गया। बच्चियां हिजाब पहनकर भी कॉलेज स्कूल जा रहे थे, लेकिन इसको हल करना था कभी ना कभी, क्योंकि कानूनी पेचीदगियाँ उसमें बहुत थी, तो उसमें थोड़ा ताख़ीर हुई है, उसको समझकर हल किया गया है। मैं जनाब सिद्धरामैया साहब का, हमारे जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मसले को बहुत अच्छे तरीके से हल किया। और मधु बंगारप्पा जो हमारे प्राइमरी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। ये दावनगिरी के इलेक्शन के बाद और एक मुस्लिम कन्वेंशन होने से पहले आप लोग ये इल्ज़ाम है आपके लेके आप डर कर ये कर रहे हैं और ग्रेटर बेंगल इलेक्शन भी आ रहा है, मुसलमान बढ़ रहे हैं, मुसलमानों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं वो एक खौफ पैदा कर दिए कांग्रेस की लीडरशिप में बोल के हिजाब का मसला हल करने आप आ रहे हैं। इसके बारे में क्या है? इसे इल्ज़ाम गलत इल्ज़ाम है, गलत इल्ज़ाम है। हर मसले का हल करने का एक तरीक़ा और वक्त होता है। मसलियतन उसको काम करना पड़ता है, और क्यों, कैसे, क्या, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चर्चा करने की बात नहीं है। इस फैसले से हमारे लिए राहत है, और 3 साल से भी जब हमारी हुकूमत थी, किसी हमारी एक बहन को भी हमने ये देखा था कि किसी को तकलीफ़ ना हो हिजाब पहनकर जाने से, किसी को तकलीफ़ नहीं हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी इसको एक क़ानूनी शक्ल देनी थी, जो परसों दी गई है। आप एक बीजेपी को एक प्लेटर में केक दे सर का ना, उनको एक इशू बन गया है अभी बोलने के लिए कि कांग्रेस एक ऐसा कर रही है, अपीजमेंट कर रही है। अब नेक्स्ट आप बीजेपी एंटी एंटी कास्ट ऑर्डर बिल के बारे में बात करेंगे या रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, तो एक अपीजमेंट जैसे देखिए, इलेक्शन नज़दीक आ रहा है कर रहे हैं। इससे पहले जब आए हुकूमत 3 साल होगी कुछ नहीं करे, अब एक अपीजमेंट के लिए कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो साफ़ है कि बीजेपी सारे मसलों की, सारे मसाइल की जड़ जो है बीजेपी है, उसी ने खड़ा किए हैं। हिजाब का मसला हो, रिज़र्वेशन का मसला हो, काऊ स्लॉटर बिल का मसला हो, या एंटी कन्वर्शन बिल का मसला, ये सब सारी चीज़ें अक़लियतों को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, हरास करने के लिए बीजेपी ने किए हैं। और इसको हल करने के लिए एक तरीक़ा भी है।
उस तरीके से ही काम लेना पड़ेगा। आज कोई भी बिल हमें अमेंड करना है तो अपर हाउस में मेजॉरिटी नहीं है कांग्रेस की। जब तक मेजॉरिटी नहीं आती हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सब बड़ी बारीकियों के साथ मैं आज नहीं बोल सकता, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं, छोटी चीज़ें नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जून के बाद मेजॉरिटी होगी, उसके बाद इस पर गौर फिक्र शुरू होगी। आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि मेहनत कौन की करे, नाम कौन की ले रहे हैं। किसने कहा? मेरे ऊपर तो कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी जमीर अहमद खान से किसी ने सवाल किया, हिजाब इशू में रिजवान अरशद की मौजूदगी जो है हैरत अंगेज है, तो इस पर उन्होंने जवाब देते हुए तंज कसा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला। देखिए, ज़मीर अहमद साहब मेरे बड़े भाई हैं, उनको पूरा हक़ है कि मेरे पर कोई भी मजाक करें, तंज करें, तो उसके पर मैं क्या बोलूँ। लेकिन हिजाब जो है एक संजीदा मसला था, इस पर इस तरह मजाक करना कहाँ तक मुनासिब है? देखिए, ये हिजाब जो है हमारी बहनों की इज़्ज़त व अज़मत का मसला है, और इस पे हम सबको मिलकर काम करना था। और मैंने भी वो वीडियो देखा है। अब मेरे बड़े भाई हैं, उनका क्या मैं जवाब दूँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो कहा कि उस दिन वो नहीं थे बेंगलोर में, तो सबको मालूम है वो यहीं मौजूद थे। उनके राजीव गांधी हाउसिंग कॉरपोरेशन में उनकी मीटिंग थी, उनके ऑफिशियल बंगलों में उन्होंने बहुत सारे मखसूस शख्सियात को मुलाकात की। ये सब उनके सोशल मीडिया में भी है, सबको मालूम है कि वो यहीं थे। पता नहीं वो जाने अनजाने में क्यों लोगों को उन्होंने गुमराह किया कि वो नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने ये जो कहा कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हमने इसको प्रपोज़ल को आगे बढ़ाया, तो मैं नहीं समझता कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट सही डिपार्टमेंट है इस प्रपोज़ल को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि जो 2022 का सर्कुलर बीजेपी हुकूमत ने दिया था वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से दिया गया सर्कुलर है। और ये डिपार्टमेंट का जो सर्कुलर होता है जिसके ज़रिए हिजाब को बैन किया गया, उसी डिपार्टमेंट को वापस लेना है, उसी डिपार्टमेंट को उस मसले का हल निकालना है। अगर आपने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से पहल की होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़मीर साहब बिला वजह कहेंगे ये बात, पहल की होगी, लेकिन अगर आप कर भी देते और उसके ज़रिए ये काम बैन वापस लिया गया होता, अगर ले लिया गया होता, तो मैं समझता हूँ इस मसले को और पेचीदा बना देते हम। ये फ़िरक़ा परस्त ताकतों को इस मुद्दे को कम्युनल करने का भी मौका मिल जाता। जो डिपार्टमेंट है प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसके मिनिस्टर मधु बंगारप्पा हैं, उन्हीं के डिपार्टमेंट से इसको वापस लेना था। और मेरा इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने कोऑर्डिनेशन के लिए कहा था कि आप कोऑर्डिनेट करें, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से इसका ओपिनियन लेना होता है, लॉ एक्सपर्ट से लेना होता है, और उसको सही तरीके से इसको डालना होता है। और ये जो ऑर्डर किया है ये सिर्फ हिजाब पे नहीं है, हमने एक सेक्युलर ऑर्डर किया है कि जो भी लोग अपनी रवायत को मानते हुए अपने अपने तौर तरीक़े से अब पर ज़िंदगी करते हैं, वो यूनिफॉर्म को डिस्टर्ब ना करते हुए अगर वो अपनी रिवायत पर कायम रहें, तो हुकूमत को या इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को इससे इसका कोई एतराज़ नहीं कर सकते। तो ये हमने सब कुछ मिला कर के दिया है। तो ये शायद उन्हें समझ में नहीं आया कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मसला है या एजुकेशन डिपार्टमेंट का मसला है, इसलिए शायद 3 साल की देरी भी हो गई समझने में। जो मिसकंसेप्शन है कि दावणगेरे के इलेक्शन जो हुआ सोच के बाद बहुत से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए और बहुत लोग नाराज़ हैं कांग्रेस से, और बहुत लोग ये करें कि कांग्रेस हमने 5 साल से कुछ नहीं किए, हमारे वादे नहीं किए, और एक अल्टरनेटिव सोच रहे हैं, तो इसके बारे में क्या? देखिए, खासकर उलमा इकराम का। देखिए, उलमा इकराम हमेशा से इस कौम की सही रहनुमाई करते आए हैं, और जब से हम देख रहे हैं पिछले 5-7 साल से जिस तरीक़े से इस मुल्क के अमूमन अक़लियतों पर और ख़ुसूसन मुसलमानों पर जो मुसीबतें आ रही हैं, उन मुसीबतों का सामना
उलमा कराम की रहनुमाई में हम सब ने किया है, चाहे वो CAA NRC का मसला हो, चाहे वक्फ के अमेंडमेंट बिल्स का मसला हो, और ऐसे कई जो मसाइल, जो चैलेंजेस इस कौम के सामने बीजेपी की हुकूमत के ज़रिए, RSS और संघ परिवार के ज़रिए हम पर लादे जा रहे हैं, उसका सामना हमने इन उलमा कराम की रहनुमाई में किया है और हम बहुत हद तक इसमें कामयाब भी रहे हैं। और उलमा कराम का ये मुतालबा भी है कि इन सब चीज़ों को आप ठीक तरीके से हल करें, इसको लोगों के सामने तमाशा बना करके नहीं, बल्कि सारे पहलुओं को समझकर सही वक्त पर सही काम करना ये ज़रूरी है। ये हमारी कौम के मुफाद में है, उससे हमारी कौम को मदद हो सकता है। अगर हर चीज़ को हम जज्बे का मसला बना दें, हमारे जज्बात से ही हम काम लेंगे, हर चीज़ को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ले जाकर उसी पर हम चर्चा करेंगे, तो इसमें कई पेचीदगियां हैं, कई परेशानियां हैं, कई क़ानूनी दिक्कतें हैं जो हम, और सियासी पहलू भी इसमें है। आगे सामने हमारे सामने जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें खड़ी हैं वो मौके की ताक पे हैं कि आप इसको उठाएं ताकि हम इसको बड़ा मुद्दा बनाकर इसी के ज़रिए इस रियासत में माहौल ख़राब करें। अगर फ़िरक़ा वाराना माहौल ख़राब होगा तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा हम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। तो हम जज्बात में आकर कुछ भी नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। बंद कमरे में बैठें, बात करें, हर चीज़ का हल निकल सकता है, और कैसे निकालना है, क्या करना है, वो हो सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है, अभी कैबिनेट में रहीम खान साहब, ज़मीर अहमद साहब हैं, वो लोग इंशाल्लाह बात करेंगे सबसे। जून में 4 MPs का इलेक्शन होने वाला है, राज्यसभा के सब MPs। उनको भी आप बहुत सारे सवाल आपके ले लिया, आप दूसरा क्या आप? मेरा एक सवाल, जी जी। मौजूदा हालात में ये तासुर पैदा हो चुका है कि मुस्लिम लीडरों में शदीद इख्तलाफात और उलमाए कराम में इख्तलाफात, और इससे कौम को ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। तो हालात को बेहतर बनाने के लिए क्या कोशिशें होनी चाहिए? देखिए, इस हर एक को मुत्तहिद होकर काम करना पड़ेगा। नज़रियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब कौम का मसला आगे आता है, हमारे मुस्तक़बिल का मसला सामने आता है, तो हमें सब मुत्तहिद होना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि सियासी इख्तलाफात तो जहाँ सियासत है वहाँ इख्तलाफात होती ही हैं, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप सब कुछ छोड़ करके आपको हर एक मसले पर एक होना होगा। लेकिन कौम के जो मसले हैं जिस पर हमें एक होना चाहिए, वहाँ तो एक होना चाहिए, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक उलमा कराम का सवाल है, मैं नहीं समझता उनमें कोई इख्तलाफात है। वो सब जब भी कौम का मसला होगा वो संजीदगी से बैठते हैं, बात करते हैं, रहनुमाई करते हैं। हाँ, चंद उसमें भी जो शख्सियात हैं वो थोड़ा जज्बात में आकर के उन्होंने एक दो स्टेटमेंट दिए होंगे, लेकिन उसको उस नेगेटिव तरीके से नहीं लेना चाहिए, उसको पॉजिटिव तरीके से लेंगे, बात करेंगे। बात किया है, मैंने भी बहुत सारे लोगों से बात किया है, और बहुत सारे हमारे उलमा कराम जो बड़ी अपना ख़द रखते हैं, उन लोगों ने भी, उन्होंने कभी ऐसा बाहर वो भी आके बात नहीं किए हैं। चंद लोगों ने जो किया है उनसे भी मेरा राबिता है, उनको भी चीज़ें हमने बताई हैं। तो मैं समझता हूँ कि उलमा कराम में ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। मसला सियासतदानों में है, सियासत जहाँ होता है वहाँ थोड़ा मसला रहता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी ज़रूरत पड़े हम सब एक होंगे, इस कौम के लिए, इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए हम लोग एक होकर काम करेंगे इंशाल्लाह। एक सवाल ये है कि आपके और ज़मीर अहमद खान के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो जग जाहिर हो चुके हैं, अवाम में इस बहस का मौजू बने हैं, भाई दोनों लीडर की जो सियासत है वो अलग अलग है या फिर जो भी है। देखिए, पाकिस्तान की सियासत, ज़मीर अहमद साहब मेरे बड़े भाई हैं, ज़ाती तौर पर मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। सियासी और नज़रियाती इख्तलाफात हैं,
चीज़ें करने में उनका अंदाज़ अलग है, मेरा अंदाज़ अलग है। सोच में थोड़े जो मसाइल हमारे सामने हैं उनको हल कैसे किया जाए वो उन अपने अंदाज से करना चाहते हैं। मेरा एक अलग सोच है। वो ये कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है या ज़ाती रंजिश नहीं है। जब भी कौम के मुफाद में हमें काम करना होगा, मैं ज़मीर साहब से बैठ के बात करूँगा, काम करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। मेरे कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ात नहीं सर, इस चीज़ को जो है सामने इस तरह भी वाज़ेह हो रहा है, एक तरफ जो है बहुत सारी मुस्लिम स्टूडेंट्स जो है आपको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। ज़मीर अहमद साहब की टिप्पणी के बाद वही मुस्लिम स्टूडेंट्स जो है नाराज़गी का इज़हार करें, क्योंकि हमारा एक मजहबी हक़ है, हमारा लिबास है, हमारी ज़ीनत है, इसको जो है बेगानी शादी से तशबीह किया जा रहा है, एक नाराज़गी का भी इज़हार एक तरफ से हो रहा है। अरे देखिए, तो इसको आप किस तरह मैं बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ कि मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाए। नहीं, मैं मामूली सा एक एमएलए हूँ कि लोगों की मेहरबानी से एमएलए बना हूँ, आवाम की मेहरबानी। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं वो नाराज़गी का इज़हार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेगानी शादी को जो है हिजाब से तशबीह किया गया है। वो बेगानी शादी बताया। देखिए, ये जो हिजाब का मसला हो या दूसरे हमारे जो दूसरे मसाइल हैं, ये किसी एक के घर की शादी या किसी एक के मीरास ये नहीं है कि वही काम करेंगे दूसरे नहीं करेंगे। ये जो मसले हैं ये कौम व मिल्लत के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। सो जिन्हें जिन्हें मौका मिले उन्हें इसको हल करने के लिए पहल करनी होगी। अब मुझे थोड़ी सी ज़िम्मेदारी कोऑर्डिनेशन की दी गई थी जो मैंने की है। ये मेरा कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कि मैंने ही बैठकर किया, मेरे पास उतना बड़ा इख्तिदार भी नहीं है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन की बात थी, वो मैंने की है। वो भी चीफ मिनिस्टर साहब ने फ़ैसला लिया। मधु बंगारप्पा हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी उसकी तायीद की और उसको एक तरीक़े से हल किया गया। और इस हल करने के बावजूद भी इस पे भी कानूनी अड़चनें आएंगी, सियासी बहुत बड़े फोर्सेस इस पे लगेंगे कि इस पर इसको कंडम किया जाए, इसको वापस लिया जाए, ये सब चलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज मजबूत है कि बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार, आप जितना भी कोशिश करें हम इसको फेस करेंगे और उनको शिकस्त देंगे। इतनी मजबूती कांग्रेस पार्टी में है और जब भी ऐसा मौका मिलेगा मैं समझता हूँ हम सब एक होकर काम करेंगे। उसमें कोई सर, कल जो मुस्लिम कन्वेंशन हुआ था उन ऑर्गेनाइजर्स को बुला के आप बात कर सकते थे। देखिए, बात अब उनको बात करने की जो जिम्मेदारी है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं जिन्होंने लीडरशिप ले रखी है, आज जो लीडरशिप में के पोजीशन में है उस मुकाम पे है, वो ज़मीर अहमद साहब हैं और रहीम ख़ान साहब हैं। और 3 साल तक हमारे पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे, सीनियर लीडर हैं नसीर अहमद साहब, वो हैं। मैं समझता हूँ कि उन लोगों को बात करनी पड़ेगी उन सब से, क्योंकि मैं सिर्फ एक एमएलए हूँ। जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी आकर बात करूँगा। लेकिन आज जो पोजीशन में है उन लीडरों से मेरी तवक्को है कि वो लोग बैठें, बात करें। और नहीं, वो चीफ मिनिस्टर साहब ने जो जिम्मेदारी दी थी उसको हमने पूरा किया। मुस्लिम पर्सनालिटीज में आपका भी नाम आता है, आप प्रोमिनेंट लीडर हैं मुस्लिम्स के, तो आप बुला के बात कर सकते थे। नहीं, करेंगे, अभी बहुत वक्त है। इंशाल्लाह किसी को भी बिना बात किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर एक को बात करना ज़रूरी है, हमें हर एक से बात करना ज़रूरी है। और वो लोग भी जो लोग कर रहे हैं कन्वेंशन, वो अपने तौर से हमारे मसाइल को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सोचना है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्या मसाइल उठा सकते हैं, अगर उसे हल करना है तो कैसे हल करना होगा। बंद कमरे के अंदर बैठकर हम सब बात करें, उसको एक तरीक़े से हल करने की पूरी स्ट्रैटेजी बनाएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये तमाम बातों से ज़रा हटकर एसआईआर शुरू हुआ, अब पर्टिकुलरली मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां मुस्लिम आबादी है उसका इफेक्ट वहां पड़ने वाला है। कुछ शिकायत? देखिए, एसआईआर पर मैं अलग ही बात करूंगा, लेकिन ये जो एसआईआर है हम समझ लें कि ये बैकडोर से एनआरसी है, ठीक है। और ये अगर ठीक से किया जाए तो सिर्फ इलेक्टरल रोल को सही करने की बात है, लेकिन अगर ठीक से नहीं किया जाए
तो ये लोगों की ज़िंदगियों को मुतासिर कर सकता है, उनके शहरी होने पर भी सवाल उठा सकता है। बंगाल में हमने इसका नतीजा देखा। बंगाल में एसआईआर के ज़रिए बीजेपी जीत कर आई है, ममता बनर्जी हारी हैं, और जीतने के तकरीबन आज 12 या 13 दिन में वहाँ की अक़लियतों पर और ख़ास तौर से मुसलमानों पर जो जुल्म ढाया गया है पिछले 12-13 दिनों में, वो देखकर अफसोस होता है कि आज हम किस मुकाम पर आ गए, ये मुल्क में हालात किस कदर बिगड़ गए। और कर्नाटक में जो एसआईआर अभी शुरू होने वाला है, इस पर हम सबको मिलकर काम करना होगा, पूरी बेदारी के साथ और पूरी संजीदगी के साथ इस पर काम करना पड़ेगा। आप ही की पार्टी के तर्जुमान लक्ष्मण ने कहा है कि कर्नाटक में 86 लाख नामों को निकालने की साजिश रची गई। बिल्कुल, बिना साजिश के अगर इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल होता है, सबके लिए बराबरी का उसके पास सलूक है और उसकी नीयत पर हमें एतबार है, तो सही हो सकता था। लेकिन जो हमारे पिछले दिनों के तजुर्बात हैं, उस तजुर्बे को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये जो एसआईआर है, इसके ज़रिए बहुत बड़ी सियासत होने वाली है और आने वाले दिनों में हम सबको कमज़ोर करने के लिए ये बहुत मज़बूती से काम होगा, जिससे हमें हमारी दिफा में खड़े होना पड़ेगा और हम सबको मुत्तहिद होकर पूरे लगन के साथ इस पर काम करना होगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि रियासती हुकूमत सिद्धरामैया साहब की, डीके शिव कुमार साहब की क़यादत में हम लोगों के साथ या किसी भी फ़र्द के साथ बिला लिहाज मज़हब व मिलत खड़े रहेगी इस मसले पर। लेकिन चूँकि ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कंट्रोल्ड एक्सरसाइज है, अल्टीमेटली आखिरकार उन्हीं को फाइनल लिस्ट बनानी है, जिसमें रियासती हुकूमत का कोई रोल नहीं है। इसमें हमें परेशानी हो सकती है। जो जैसा जैसा वो आता है, हमें और आपको मिलकर इस पर काम करने का नहीं, पूरी रियासत में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर एरिया में काम होगा, लोग निकलेंगे, लोगों की मदद होगी और इंशाल्लाह हम जितनी भी मदद कर सकें हम पूरी करेंगे। और ये एक चैलेंज है जिसे हमें और आवाम को मिलकर इसका मुकाबला करना है। इसके से 3-4 महीने पहले मैपिंग वगैरह के सिलसिले में एक तारीख चलाई गई थी, ग्राउंड लेवल पर उस पर उसका कोई असर जाहिर नहीं। तो एसआईआर से मुताल्लिक भी ग्राउंड लेवल पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, खुसूसन एसआईआर को? एसआईआर जो है सिर्फ हुकूमत का एक्सरसाइज नहीं है, समझे। इलेक्शन कमीशन करता है, हुकूमत लोगों की मदद करने के लिए आगे आएगी और एसआईआर का जो एक्सरसाइज मैपिंग के मामले में देखा गया था कि अवेयरनेस वैसा नहीं आया जिस तरह। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह अच्छा मैपिंग हुआ है, बहुत सारी जगह नहीं हुआ है। नहीं होगा तो और कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो गया है मैपिंग। केरला मॉडल जो एसआईआर हुआ है, उसे एक सक्सेस इस नज़रिए से माना जा रहा है। देखिए, केरला में 96% मैपिंग हुई थी, इसके बावजूद एक स्पेलिंग मिस्टेक के लिए भी लाखों के लोगों को ट्रिब्यूनल्स भेज दिया गया था एडजुडिकेशन के लिए। तो कोई मॉडल फुल प्रूफ नहीं है। एसआईआर जिस नीयत से लाया जा रहा है, उस नीयत में ही अगर खोट होगी तो क्या मॉडल फुल प्रूफ होगा। हमें अपने अपने तरीक़े से उसको हैंडल करना है। आगे चलकर उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह, पूरी मजबूती के साथ एसआईआर पे काम करेंगे। और रियासती हुकूमत की जानिब से अभी 2 बार सीएम और डिप्टी सीएम ने डीसी मीटिंग ली है और हिदायत दी है कि आखिरी आदमी या हमारे बहन तक किसी भी मज़हब, किसी भी फ़िरक़े की क्यों ना हो, किसी का नाम कटना
ये हमें मंजूर नहीं है। आखिरी सवाल, जून में 4 MPs का इलेक्शन होने वाला है राज्यसभा के, उसमें से कांग्रेस को 3 सीट मिलने वाली है, तो उसमें कई अगर कोई मुस्लिम MLA MPs का कोई नुमाइंदा जा रहा है या नाम दे रहे हैं मुसलमान MP का? सर मैं एक मामूली सा MLA हूँ, आप मुझे आपका- इतना बड़ा सवाल पूछेंगे, पार्टी लीडरशिप को पूछना है। पार्टी अभी लीडरशिप को आप कोई- अभी जो मिनिस्टर्स हैं जो लीडरशिप कर रहे हैं उन्हें सवाल कीजिए, उन्हें ज़्यादा इस पर रोशनी डाल सकते हैं वो। आखिरी सवाल, हिजाब का मसला हो चुका है, बाकी वादे कब पूरे होंगे, ये सवाल पूछा जाए। हमारा कोई मसला सीधा मसला नहीं है, हर मसले में अलग अलग पेचीदगियाँ हैं, कानूनी पेचीदगियाँ हैं और अलग अलग तरीक़े से उसमें काम करना है। कोई ऐसा मसला नहीं है कि आज गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दो आज ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पब्लिकली मुझे बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हर मसले पर काम होगा इंशाअल्लाह, और हर मसले को सही करने के सारे इक़दाम उठाए जाएंगे इंशाअल्लाह।